अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम फोकस करने जा रहे हैं महंगाई को लेकर। महंगाई का इशू जो अभी से नहीं है, गुज़श्ता कई माह से है और इसका एतराफ़ हुकूमत भी कर चुकी है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कर चुके हैं। और आज भी मंडी बाउद्दीन के जलसे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने महंगाई पर बात करते हुए एतराफ़ किया कि महंगाई है, लेकिन उसकी वजूहात भी जिस तरह पहले भी बयान कर चुके हैं, फिर वजूहात बयान की और बताया गया कि ये महंगाई सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, पूरी दुनिया में महंगाई है। और वहां पर जो अशिया खुर्दोनोश हैं, उनकी कीमतें जो पहले थी उससे कई गुना ज्यादा हैं। और फिर कोविड की भी एक वजह रही है। लेकिन हमारे मुल्क में यकीनन अवाम के जहन में सिर्फ एक सवाल है, उनको इस चीज से और कोई गर्ज नहीं है कि वजूहात क्या है। वो कहती है जी हुकूमत है, हुकूमत का काम है हमें रिलीफ देना, हुकूमत का काम है हमारी मुश्किलात में कमी लाना, हुकूमत का काम है कि हमें जितना मुआवजा मिलता है या जितनी हमारी आमदन है उसी के हिसाब से हम अपना घर का निज़ाम चला सकें, अपने घर के बजट को मैनेज कर सकें। और जो भी रिसेंट इंक्रीज हुआ है पेट्रोलियम प्राइसेस में, वो अब उसके बाद 160 पे पहुंच चुका है। आज गैस की प्राइसेस भी बढ़ाई जाने की बात हो रही है कि जी गैस की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, बिजली की प्राइसेस भी गुज़श्ता हफ्ते बढ़ाई गई हैं। तो इस तरह से ये एक इफेक्ट है और ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है जो कि तमाम चीजों पर आता है जब खास तौर पर पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा होता है। आज के सवाल हमारे प्रोग्राम का यही है, बुनियादी सवाल, कि कैसे इस महंगाई के इशू को टैकल किया जाए। ऑपोजिशन का यह कहना है कि अवाम महंगाई से तंग है और इन हुक्मरानों से छुटकारा हासिल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है और ये अवाम के लिए है। लेकिन जब हम अवामी रद्द अमल देखते हैं या जब हम देखते हैं कि अवाम क्या कहती है, तो उसका एक रिफ्लेक्शन हमें आज मंडी बाउद्दीन के जलसे में नजर आया कि जहां पर हमें मुश्किल से कोई जगह ऐसी दिखाई दे रही थी कि जहां पर लोग मौजूद ना हों। वो जगह जलसा गाह कचाकच भरी हुई थी, वहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और उसी जोश से नारे लगाए जा रहे थे कि जिस तरह और उसी तरह से उन तरानों को गाया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि जो हुकूमत में आने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में हमें माहौल दिखाई देता था। आज के प्रोग्राम में जी इसी वाले से हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के लिए हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ हमें ज्वाइन किया हुकमरान जमात पीटीआई से मुसर्रत जमशेद चीमा साहिब ने। मुसर्रत साहिब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है सेनेटर ज्ञानचंद साहब ने, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और कुछ ही देर में हमें पीएमएलएन से ज्वाइन करेंगे राना मोहम्मद अरशद साहब। वो जैसे ही हमारे साथ शामिल होंगे हम उन्हें डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले मुसर्रत साहिबा आपकी तरफ आते हैं। पेट्रोलियम प्राइसेस में यकीनन इजाफा हुआ है, इंटरनेशनली भी प्राइसेस ऊपर गई हैं, हमारी जो पेट्रोलियम की बाइंग है वो ऊपर गई है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें 2012 से लेकर 2022 तक, यानी कि गुज़श्ता 10 सालों में, तो 2012 में 103 डॉलर का था एक बैरल और हमारे मुल्क में 98 रुपए लीटर था पेट्रोल। फरवरी सन 2013 में 92 रुपीज का था, 92 डॉलर्स का था बैरल और पेट्रोल हमारा था 106 रुपए का। फरवरी 2014 में 102 का था 102 डॉलर का था पेट्रोल और हमें यह पड़ रहा था 113 रुपए में, यानी कि कंज्यूमर को जो आगे मिल रहा था। और फरवरी 2016 में 54 रुपए का था, 54 डॉलर का था और हमें पड़ रहा था 68 रुपए में, और अब ये जाकर 95 डॉलर का है फी बैरल और हमें अब कंज्यूमर को यानी कि आवाम तक ये पहुंच रहा है 160 रुपए में। तो हमने अगर कंपैरिजन करके गुज़श्ता 10 सालों में देखा है तो हमने देखा है कि इससे पहले पर बैरल जो प्राइस थी हमें जो कॉस्ट करती थी वो कम होती थी और पेट्रोल की प्राइस भी कंज्यूमर को कम पड़ रही होती थी। तो अब एकदम अचानक जो बढ़ा दिया गया है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो रिलीफ दिया जा सकता है, या ये वही IMF प्रोग्राम की वजह से मजबूरी है हमारी कि गैस भी बढ़ रही है, बिजली भी बढ़ रहा है, बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है और पेट्रोल की प्राइसेस में भी इजाफा हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझने वाली बात है कि जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसकी प्राइस बढ़ी पेट्रोल की और पेट्रोलियम मसनूआत की, तो जिस तरह से बाकी दुनिया ने, मैं कंपैरिजन रखूंगी उन ममालिक के साथ जो कि जिनके अपने ममालिक के अंदर से प्रोड्यूस नहीं होता, जहाँ पे ये नहीं पाया जाता। अगर हम उस तनाजुर में देखें तो आपके जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं इस खित्ते में, पेट्रोल आज भी पाकिस्तान में बाकी तमाम ममालिक से सस्ता है। अब बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट और पाकिस्तान
कि हुकूमत उस पर कितनी रिलीफ दे सकती है या उसको कितनी देनी चाहिए। देखें, इसमें इसके ऊपर एक जीएसटी लगता है और एक पेट्रोलियम लेवी। दोनों के अंदर देखें, पाकिस्तान की हुकूमत ने जो मैक्सिमम उसके ऊपर रिलीफ दिया जा सकता था वो हमने दिया। अब सबसे अहम चीज क्या है, अब हमें जो महंगाई है उसको एज ए टोटलिटी वी शुड डील इट। और क्या ये सिर्फ पाकिस्तान का फिनोमेना है? तो फिर तो क्रिटिसिज्म ऑपोजिशन की भी और कुछ मीडिया हाउसेस की भी जो हमारे ऊपर बनती है वो बजा है और हम उससे इत्तफाक करेंगे। और अगर पूरी दुनिया के अंदर एक क्राइसिस है और उस क्राइसिस का इम्पैक्ट पाकिस्तान के अंदर उतना नहीं है जितना फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर, बेस्ट इकोनॉमीज के अंदर आया या आपके खित्ते के ममालिक के अंदर आया, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हुकूमत की जो फैसला साजी थी वो बेहतर थी और उन्होंने अवाम के ऊपर इम्पैक्ट तो आया। हम ये कह ही नहीं रहे, आइसोलेशन में आप नहीं रह सकते। और दूसरी बात, जब आपका मुल्क एक सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी हो जिसमें खाली इंपोर्ट ही इंपोर्ट थी, आप तमाम चीजें देख लें जो हम प्रोड्यूस कर भी सकते थे हमने नहीं की, और हम खाली बाहर से मंगा के, तो जिस तरह से हमने इस मुल्क की जो अपनी इंडस्ट्री थी और जिस तरह से हमने इस मुल्क की ज़राअत के साथ किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस की और महंगाई को। मैं ये कहती हूँ कि माजी की जो हुकूमतें हैं उनके साथ कंपैरिजन में देखा जाए, इवन के जब जब कोरोना मुसर्रत साहिबा, आप जैसी अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, लेकिन कंपैरिजन ही मैंने अभी दिया है जिसमें मैंने बताया कि पहले हमें पर बैरल कितने में कॉस्ट करता था और हम आवाम तक कितने में दे रहे थे। तो वो जिस तरह अगर आप 2013 फरवरी की मिसाल लेने तो $92 का बैरल था और 106 रुपए का फरोख्त किया जाता, आवाम तक 106 रुपए का पहुंच रहा था। जी सुन लेना जी। देखिए, मैं ये बात करती हूँ, हम भुट्टो साहब से शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना, कि जो सबसे ज्यादा वावेला इन्होंने मचाया हुआ और एक सूबे में इनकी हुकूमत भी है और अपने सूबे के अंदर आटा भी हमसे महंगा है, 20 से 25 रुपए, दूध भी फी लीटर 20 से 15 रुपए महंगा है, और फ्रूट्स, वेजिटेबल, दालें, सब कुछ ही पंजाब से और केपीके से महंगी है। लेकिन मैं बात कर लेती हूँ भुट्टो साहब के दौर से। भुट्टो साहब के एक साल में उनके दौरे हुकूमत की जो एवरेज बनी, उनके दौरे हुकूमत की वो तकरीबन बनती है कोई 14%। और एक उनका साल ऐसा भी था जिसमें 21% महंगाई थी और उसको आज तक पाकिस्तान की तारीख में जितने भी महंगाई के अदवार आए कोई बीट नहीं कर सका। मोहतरमा के दौर में ये तकरीबन थी 14%। जरदारी और गिलानी का जो दौर था उसमें ये थी 13%। अब हम बात कर लेते हैं नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ के दौर में 7.5% महंगाई रही, 5% भी रही और 10% भी रही। उनके तीनों अदवार की एवरेज सालाना औसत जो और ये वो स्टैटिक्स हैं जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स, और ये इनके जमानों में ये प्रिंट हुए हुए हैं और यही इसके ऊपर यहीं से वर्ल्ड बैंक और तमाम जो फिगर्स इकोनॉमी की जो दिखाई जाती है, जो शो की जाती हैं, वो ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स ही करता है। और उसमें आप एक जी मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, उसमें चेंजेस के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। तो इसलिए वो हमें भी मानना पड़ता है, इन्होंने भी माना और सब उस पर एग्री करते हैं क्योंकि वो एक्चुअल होती है। अब मुशर्रफ के दौर में थी तकरीबन 5.5% महंगाई। सबसे सस्ता अगर कोई दौर था तो वो एक हिस्ट्री है, वो आप इस चीज को चैलेंज भी कर सकते हैं, वो अयूब खान का दौर था, वो 4% पे थी। हमारे दौर में जबकि हमने कोरोना देखा, हमने 2 साल तक पूरी दुनिया के अंदर जो एक एंडेमिक का जो सामना था वो आपके सामने है, उसके बावजूद हम 8.5% पे खड़े हैं। तो मैं ये अर्ज करना चाहती हूं कि जब इनके अदवार में कोई इस तरह की आफतें नहीं थी, मुसीबतें नहीं थी, पीपल्स पार्टी के तीनों अदवार जो आए वो सबसे महंगे थे। और एक दौर जो इनका एवरेज बनती है नवाज लीग की, वो 10% तक भी गया, जबकि उस वक्त कोई इस तरह की आफत नहीं थी। मैं ये कहना चाहती हूं, हमने अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर, इन नामसाइद हालात के अंदर जो इकोनॉमी की कंडीशन ये छोड़ के गए, उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो हमने बेहतर परफॉर्म किया है। लेकिन ये 100% नहीं है। अवाम अगर ट्रबल में है तो सैलरीड क्लास है, उससे हम इत्तफाक करते हैं, उसके लिए हम रेमेडी दे सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। मसलन अभी जो हमने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 15% तक उनकी जो सैलरीज इंक्रीज की है, उसकी वजह यही है कि सैलरीड तबके के ऊपर ज्यादा बोझ है। प्राइवेट सेक्टर को हमने, क्योंकि 933 बिलियन के रिकॉर्ड मुनाफे कमाए, हमने उनसे अपील की है, उनसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उन्होंने ऑनर किया प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट। बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर था, मीडिया हाउसेस थे, उन्होंने अपने जो स्टाफ सैलरीड क्लास थी उनकी उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई। अब आगे देखें, जहां पे
جن لوگوں کو ریلیف ملا وہ بھی مجھے لیٹ می ایکسپلین. آپ کی جو رورل اکانومی تھی کسان طبقہ وہ بہتر ہے کیونکہ کوئی 1200 سے 1400 ارب جب رورل اکانومی میں گیا تو اس میں ان کو ریلیف ملا. پھر اگر ہم کنسٹرکشن انڈسٹری میں بوم کی وجہ سے جو آپ کی سکلڈ لیبر یعنی کہ مستری وغیرہ اور مزدور وہ بہتر کنڈیشن میں ان کی تقریباً ڈبل پہ چلی گئی ویجز. ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بہتری کی وجہ سے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری سے نیبرنگ ڈسٹرکٹس تھے وہاں پہ لیبر ملنے کو نہیں مل رہی ان اضلاع کے اندر. اور ایک اور میں انٹرسٹنگ چیز آپ کے سامنے علی ممتاز صاحب رکھوں کیونکہ آپ بڑی زبردست کمپیریزن اور فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ بھی میری فگرز نہیں ہے بے روزگاری بھی کم ہوئی ہے پاکستان میں. 2000 ابھی اس سال کی تو آنی ہے, پچھلے سال کی 4.4 کے اوپر ہے مہنگائی. ٹھیک ہے مسرت صاحبہ, میں ذرا باقی گیسٹ سے بھی ان کا اوپینین لے لوں. آئی ہیو گاٹ یور پوائنٹ, اور مزید بھی آپ اس کو ایکسپلین کر سکتی ہیں when I come to you again. رانا ارشد صاحب, جی رانا ارشد صاحب, آپ کی پارٹی یہ کہتی ہے کہ جی حکومت نے ایک عام آدمی غریب آدمی کی کمر توڑ دی اور مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, ریکارڈ مہنگائی آپ کے کہنے کے مطابق ہو گئی ہے. آج منڈی بہاؤالدین کا جلسہ تمام ٹیلی ویژن چینلز پہ اس کو دکھایا گیا. آپ نے وہ جلسہ دیکھا کہ اس میں جلسہ گاہ میں کتنے لوگ موجود تھے؟ مطلب جہاں تک تا حد نگاہ جتنی کیپیسٹی تھی وہ اپنی شاید کیپیسٹی سے بھی زیادہ تھا. تو اگر اتنے ہی لوگ تنگ ہیں تو پھر یہ تو جلسہ خالی جانا چاہیے تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی ممتاز, میں آپ کے نیوز ون ٹی وی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ 15 تاریخ کی شام کے بعد تمام ٹی وی چینلز پر جب یہ بادشاہ سلامت کے پاس سمری جاتی ہے اوگرا کی طرف سے تیل کی قیمتیں بڑھانے کی, تو رات 12 بجے تک تمام ٹی وی چینل چلاتے رہے کہ جناب بادشاہ سلامت کے پاس سمری گئی 12 روپے 3 پیسے کی, اور بادشاہ نے کہا کہ نہیں نہ ڈٹال, ایسے نہیں ہوگا, اتنا اضافہ نہیں ہوگا. یہ حقیقت ہے. لیکن جب رات کے 12 بجے تو بادشاہ سلامت نے سوئے ہوئے 12 روپے 3 پیسے تیل مہنگا کر کے پورے 74 سال میں عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں. بھئی ہسٹری گواہ ہے, جب ہم نے 2013 میں 6 جون کو میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تھے, 2 ایشو تھے, دہشت گردی عروج پر تھی اور انرجی کرائسس, بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی 12 گھنٹے سے لے کر 20 گھنٹے تک. آج یہ ایک گلدستہ سجا ہوا جو تھا اس گلدستے کو زمین گرد کر رہے ہیں آج کے حکمران. جب جلسوں میں پٹواری آئیں گے, جب جلسوں میں ٹیچرز آئیں گے, حاضری لگے گی, تو پھر میں کہتا ہوں کہ وہ جو پورے پنجاب سے اکٹھے کر کے, یہ ابھی کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے ہیں. اچھا, آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ ٹیچرز تھے پٹواری تھے؟ رانا صاحب آپ کو کیسے پتا ہے یہ ٹیچرز تھے پٹواری تھے؟ لسٹ پرووائڈ کر سکتا ہوں, تو مجھے بتا دیں کہ یہ ابھی کھانیوال کا ضمنی الیکشن ہوا ہے اور وہاں پر پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر کے ساتھ کیا ہوا ہے, وہ فیصل وابڈا والی جو کراچی کی سیٹ تھی وہاں پر 6واں نمبر آیا, اور جو ضمنی الیکشن میں ایک سیٹ تھی لاہور کے ڈی ایچ اے کے حلقے کی جہاں سے نیازی صاحب نے چھپے خون مارا تھا 25 جولائی 2018 کو, تو وہ بھی ایک سیٹ ہار گئے جو نیازی صاحب کا اپنا حلقہ ہے. اس لیے لیکن راج صاحب یہ جو ہم نے پٹواریوں کے اسکول ٹیچرز کی بات کی ہے, یہ تو آپ کے جلسوں کے بارے میں کہا جاتا رہا ہے جو آپ کی حکومت میں جلسے ہوتے تھے کہ آپ پٹواریوں کو اکٹھا کر کے جلسے کیا کرتے تھے. بھائی ہم تو پٹواری کرتے تھے. ایک جلسہ تو وہ 2011 30 اکتوبر کو جو مینار پاکستان پر پی ٹی آئی کا ہوا تھا نا, آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا, 2011 کی بات میں کر رہا ہوں. اس سے 2 روز پہلے 28 اکتوبر کو آپ لوگوں نے یہیں پر لاہور میں ایک جلسہ کیا تھا, اور اتنا کوئی کامیاب جلسہ نہیں تھا. شہباز شریف صاحب نے بڑی بھرپور تقریر کی تھی, اور شاید اس میں وہ انہوں نے حبیب جانب صاحب کو بھی پڑھا تھا, تو اس میں بھی جلسے میں سارے کہا گیا تھا کہ پٹواری ہیں سارے. بھئی وہ اکتوبر 2011 والے جلسے کی فنڈنگ کس نے کی تھی وہ علیم خان سے پوچھ لیں, وہ پوچھ لیں, الدین سے پوچھ لیں, وہ جہانگیر ترین سے پوچھ لیں کہ کہاں سے پیسہ آیا تھا. آج آپ کا کوکنگ آئل یہ کل انہوں نے 30 روپے بڑھایا ہے, 450 روپے کو کراس کر چکا ہے. مجھے بتا دیں کہ غریب کرے کیا. بھئی عمران نیازی صاحب تو علی کیپٹل میں پھرتے ہیں, اور وہ ہمارا پرانا ٹکٹ ہولڈر عثمان بزدار جو ہے وہ مجھے بتا دے کہ کبھی کسی ہاسپٹل میں اس کو اندازہ ہے
कि मेडिसिन नहीं मिल रही, और आज जो पेट्रोल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़ गए हैं, कोई थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ा सा हया होना चाहिए। चले हम जरा एक वक्फा लेने, ज्ञानचंद साहब को भी हमने गुफ्तगू में शामिल करना है, पीपल्स पार्टी का भी ओपिनियन ले लें। आपकी पार्टी को लेकर और भी कई सवालात हैं राणा साहब जो मैं पूछना चाह रहा था आज के प्रोग्राम में, जरा वो वक्फे के बाद फिर मैं उस तरफ आऊंगा। एक वक्फा लेते हैं जी, लौट कर आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए ज्ञानचंद साहब आपकी तरफ आते हैं। आपने मुसर्रत साहिबा की भी गुफ्तगू सुनी और राना मोहम्मद अरशद साहब की भी गुफ्तगू सुनी। महंगाई है और महंगाई हमें नजर भी आ रही है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो हम बजाय इसके कि इस बात पर अब वक्त जाया करते रहें कि महंगाई क्यों है, अब महंगाई है ठीक है, उसका सलूशन कोई ना कोई निकालना है। और क्यों है महंगाई, उसमें गवर्नमेंट जो रीजंस देती है उनके अपने रीजंस हैं, आपके अपने रीजंस हैं, लेकिन हमने इस मुश्किल सिचुएशन में, अगर ये पूरा मुल्क इस मुश्किल दौर में से गुजर रहा है, तो अपनी सियासत को एक तरफ रखते हुए मुल्क और आवाम का सोचते हुए कुछ मिल बैठ के बात होनी चाहिए, कुछ सोल्यूशंस होने चाहिए जो सामने आए। देखिए, एक तो मुझे आवाज बहुत आपकी कम सुनाई दे रही है। खैर, महंगाई पे बात हो रही है तो कौन, इमरान खान भी मान रहा है कि महंगाई हुई है, लेकिन ये तबाहकुन महंगाई हुई है। जो 70-80 रुपए का पेट्रोल मिल रहा था वो डबल होकर 160 रुपए का हो गया है। जो 100-125 रुपए का डॉलर था वो 250-180 रुपए का हुआ है। बात हो रही थी कि एग्रीकल्चर जो किसान है उसको ज्यादा मिल रहा है, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बढ़ी है उस पर तो बात नहीं हो रही है। आपके बिजली के जो रेट्स बढ़ गए उस पर बात नहीं हो रही है। आपको ट्रेवलिंग का जो खर्चा बढ़ गया उस पर तो कोई बात नहीं हो रही है। आपके एग्रीकल्चर कंट्री में गंदम चीनी नायाब हो गई है, उस पर तो इनको कोई भी अफसोस नहीं है। दवाइयां 400 से 500% बढ़ गई है, वो भी लोगों के इस्तेमाल की चीजें हैं। तो आम लोगों का इससे कोई मकसद नहीं है जो बातें ये बड़ी बड़ी कर रहे हैं। इसका कोई हल बताइए ज्ञानचंद साहब, आपकी नजर में इसका हल क्या है? गवर्नमेंट शौक से थोड़ी कर रही है, गवर्नमेंट की अपनी जेब में थोड़ी पैसा जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब की जेब में थोड़ी पैसा जा रहा है, या मुसर्रत साहिबा के पर्स में थोड़ी पैसे जा रहे हैं। 25% पे इनको मिला था पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग, वो अब 40+ पे चले गए हैं। 40+ पॉपुलेशन जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे चली गई है, वो इमरान खान की वजह से, इस हुकूमत की नाहली की वजह से। तो ये किस तरह से कह सकते हैं हम लोगों को रिलीफ दे रहे हैं? अगर फसलों की कीमत कुछ अच्छी मिल रही है तो आपने खाद की कीमतें जो हैं वो 3 दफा 4 दफा बढ़ा दी है। आपने वो पेट्रोल डीजल महंगा करके ट्रैक्टर की जो कास्ट है वो बढ़ा दी है। आपने वो जो बीज बोया जाता है उसकी प्राइसेस बढ़ गई है। तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई है कि लोग उस पर अफोर्ड नहीं कर रहे हैं। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये माफियाज का, चोर डाकू का नारा लगाते लगाते इन्होंने पूरी माफियाज को बनी गाला में बिठाकर पूरे मुल्क को लूट लिया है। गंदम को आप एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी को आप एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर रहे हैं, दोनों तरफ से ये माफियाज उसकी बेनिफिशियरी है। सुबह शाम ये सुनाना कि वो चोर था, वो डाकू था, आपकी हुकूमत थी, आपने नारा लगाया था कि करप्शन के खिलाफ हम काम करेंगे। आपकी बहन तो सिलाई मशीनों से पूरी दुनिया में प्रॉपर्टीज बना सकती है। आपके अलीम खान भी वो हो सकते हैं, जहांगीर तरीन को भी रिलीफ मिल सकता है। पीटीआई में जो भी जाए, पीटीआई का जो भी अलाइंस जाए, जिसके लिए इमरान खान बड़े पंजाब का सबसे बड़ा डाकू उनके साथ बैठा, इन्होंने कहा था ना। तो इन्होंने हर वो बात की जिसको सुहाना ख्वाब कहते हैं, लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाकर लोगों के साथ धोखा किया। और आज लोग भुगत रहे। आप जलसे की बात कर रहे थे कि लोग आ गए होंगे, लेकिन पीटीआई को हमें बिल्कुल ये नहीं कहते कि ये जलसा भी नहीं कर सकते। आपके पास हुकूमत है, आपके पास वसाइल है, आपके पास टीचर्स भी बिठा सकते हैं, आप पटवारी भी बिठा सकते हैं, लेकिन आप पूरे सूबे। तो इसका मतलब है ज्ञानचंद साहब कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सिंध में कोई जलसा करती है, कामयाब जलसा करती है, तो वो बंदे लाए गए होते हैं, आए नहीं होते। में आप जाकर देखें कि वहां पे लोग क्या। ज्ञानचंद साहब, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंचती है तो जरा प्लीज इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि जो आपने पीटीआई के जलसे पे कहा है कि लोग लाए गए हैं, तो इसका मतलब है कि अगर सिंध में भी आप जलसा करते हैं तो आप भी लोगों को लाते हैं। आपदा की मिसाल दी गई है, और पूरे मुल्क में जो भी बाई इलेक्शन हुए, उसके बाद लोकल बॉडीज जो इलेक्शन हुए, उनमें
इनकी खैबर पख्तूनख्वा में जो पिटाई हुई है उसको भी आप देख लें। लोगों ने तो नो कॉन्फिडेंस दे दिया है। बाकी जो नो कॉन्फिडेंस है वो 27 फरवरी को बिलावल साहब निकल रहे हैं, आप देख लेंगे कि लोग किस तरह से निकलते हैं और इन लोगों से किस तरह से तंग हैं। लोग 3 वक्त की रोटी खाने में भी मजबूर हैं और ये बांसुरी बजा रहे हैं। मैं मुसर्रत साहिबा आपकी तरफ आता हूं दोबारा जी। ज्ञानचंद साहब वेलकम बैक टू यू जी। मुसर्रत साहिबा, आप इस महंगाई जिसका एतराफ गवर्नमेंट कर चुकी है और बार बार कर चुकी है, प्राइम मिनिस्टर साहब मानते हैं, इसका कोई हल भी तो बताइए ना। मतलब हम ये सिर्फ घबराना नहीं है पे या इंशाल्लाह हो जाएगा, अच्छा वक्त आ रहा है, इस सब पर, इन जुमलों पर कब तक लोग इनके सहारे जिएंगे? कुछ इसका प्लान बताइए कि कैसे कम करेंगे आप। जी अली मुमताज साहब, हम प्लान बता नहीं रहे हैं, हम तो साथ साथ एग्जीक्यूशन पे भी गए हुए हैं, हम तो साथ साथ एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। देखिए, मैं 2-3 चीजें सामने रखने से पहले मैं जल्दी से अपने दोनों भाइयों की बात का जवाब दे दूं कि देखिए, रवायत इनकी थी जलसों के अंदर बिरयानी के ऊपर, और पटवारी जिस तरह से ये लेके आते थे तो ये इनका जो तजर्बा है ना वो बोल रहा था, और इनके जलसों की फुटेजेस निकाल रहे और हमारे निकाल रहे। हमारे वो नजरियाती कारकुन और हमारे नजरियाती सपोर्टर आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसकी वजह ये कि हमने किसी को कोई एनआरओ नहीं दिया और हमने ये नहीं कहा इनके साथ एनआरओ साइन करके कि बच्चों करप्शन तो होती है, खाता है तो लगाता भी है। देखें, 2-3 चीजें हैं। अभी आप ज्ञानचंद साहब से बार बार बात पूछ रहे थे तो उन तक आवाज नहीं जा रही थी। पिछले 40-45 सालों में जब अवाम की आवाज इनके कानों तक नहीं गई और सिर्फ एक ही नारा आता है कि भुट्टो जिंदा है। भाई, भुट्टो तो जिंदा है या नहीं है, उनकी शहादत के बाद और फिर मोहतरमा की शहादत के बाद हादसाती तौर पर जिनको पार्टी मिल गई उन्होंने सिंध के अवाम को जरूर मार डाला है। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं कहना चाहती हूँ कि जो जरदारी साहब का रोल था ना जी पीपल्स पार्टी के लिए, जो कोई डिक्टेटर नहीं कर सका, और इन्होंने पूरे फेडरल की जमात को पकड़ के सिंध, और वो भी इंटीरियर सिंध में माशाल्लाह से बड़ा मशहूर मारूफ कर दिया। इसी तरह सेम रोल जो पीएमएलएन की जरदारी साबित हुई है मरियम साहिबा। इनके ये झूठे वादे, नारे, फेक स्लोगन्स, बड़ी बड़ी बड़कें कि जदों मियां आएगा लाग पता जाएगा, और उसके बाद सिंड्रेला सिंड्रोम आ गया जी, दिल कमजोर है उनका। अब हम बात कर लेते हैं सोल्यूशंस की। देखें, सोल्यूशन हम साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि क्यों अब इनके जलसों पे लोग कम आते हैं। ये समझना पड़ेगा, इस मुल्क के अवाम का मसला वाकई 2 वक्त की रोटी आज नहीं है, पहले भी था। एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर लोग इनको वोट भी देते थे, इनके जलसों में भी जाते थे। उसको प्राइम मिनिस्टर ने गरीब अवाम का एहसास करके हमारे एहसास प्रोग्राम के तहत हमने लोगों को फुटपाथ से उठा के उनको पनाहगाहों में शिफ्ट किया। इज्जत के साथ 3 वक्त की रोटी भी मिलती है, कोई भूखा ना सोए। हमारा प्रोग्राम इनके जलसों को वीरान कर गया है भाई साहब, वरना एक बिरयानी के लिए वाकई मजदूर जाता था। और एक मैं और बात अर्ज करूं, हमारा हेल्थ कार्ड, ये जो दवाइयों की जज्बाती हो कि ऊंची बोलने से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी रियलिटी चेक से। रियलिटी चेक आज इस वक्त का ये है कि आपके जो जेब के अंदर एक आईडी कार्ड है ना जी, वो पूरी जो पंजाब की टोटल पॉपुलेशन, केपीके की टोटल पॉपुलेशन, बलोचिस्तान में भी हम लेके जा रहे हैं, जीबी एंड कश्मीर में भी, आपके पंजाब के 11 करोड़ अवाम इस वक्त उनको दवाई महंगी नहीं लग रही, क्योंकि उनको इस रियासत मदीना ने ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है। किसी भी बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर दवाई महंगी है तो सिंध के अवाम के लिए, मरना महंगा है तो सिंध के अवाम के लिए है। और ये हकीकी ऑपोजिशन नहीं है, क्योंकि एक सूबे के अंदर इनकी हुकूमत है। मुसर्रत साहिबा ये बता दें, एक आम आदमी का सवाल, एक आम आदमी का सवाल मुसर्रत साहिबा, पेट्रोल, बिजली, गैस ये कब सस्ती होगी? ये खुद शहद की नहरें बहा के या जो सिंध में बहाई है, फिर हमसे कंपैरिजन करें। अब हम बात कर रहे थे आम आदमी की। देखें जी, हमारे जो एहसास प्रोग्राम हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके अंदर 170 प्रोग्राम है, उसमें से एक बिस्प अभी ये क्योंकि उन्होंने कह देना है कि जी वो तो हमारा ही प्रोग्राम है, वो सिर्फ एक उसका पोर्शन है जिसमें हम लोगों को, गरीब लोगों को कुछ पैसे देते हैं मंथली बेसिस पे। उसके अलावा एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए, और उसको वजीर आजम साहब ने अपने पोर्टल में भी उसको ऐड कर दिया है। उसके अलावा जो कामयाब नौजवान प्रोग्राम, जिसमें हम नौजवानों को इंटरेस्ट फ्री आसान अकसात के ऊपर कर्जे देते हैं जिसमें वो अपना कारोबार चला सकें। उसके अलावा किसानों के लिए किसान कार्ड, हेल्थ कार्ड, फिर हमने जो पूरा सब पुअर है हम साथ साथ एड्रेस किए जा रहे हैं। मुसर्रत साहिबा ये बता देना, पेट्रोल, बिजली और गैस ये कब सस्ते होंगे? जी देखिए, पेट्रोल में तो हम आपको पता है कि हमारी अपनी तो प्रोडक्शन है नहीं, इसने हमेशा ही डिपेंड करना है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर। लेकिन
बिजली हम आपको पता है कि जो डैम बना रहे हैं उसका फायदा क्या होगा कि एक तो पोल्यूशन फ्री बिजली बनेगी और जाहिर है जब वो इंशाल्लाह हम 10 डैम्स के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके ऊपर इंशाल्लाह मैं ये दावा कर रही हूँ, दावा करना वैसे तो नहीं मैं चले, मैं ये वादा करती हूँ कि अगला टेन्योर इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम का जो ट्रस्ट आज आपने छोटा सा ट्रेलर मंडी बहाउद्दीन में देखा, 2/3 मेजोरिटी के साथ में आ रही है, ये अदम एतमाद की ले हैं जितनी मर्जी लेके आनी है। अवाम ने इनके ऊपर अदम एतमाद किया कि इनके जलसे वैरान हो गए, 11 जमातें 1100 बंदा इकट्ठा नहीं कर सकती और हम 2/3 मेजोरिटी के साथ आगे जो इंशाल्लाह अगला जो हमारा टेन्योर होगा उसमें हम ड्रास्टिक किस्म की अग्रेसिव किस्म की रिफॉर्म्स करेंगे जिसकी इस मुल्क को अशद जरूरत है। अभी हम जो कर सकते थे हमने किया और हम इससे मजीद बेहतर करने की हर वक्त एफर्ट करते रहेंगे और उसके बाद इनकी जी राना अरशद साहब, कमिंग टू यू सर, दफन होगी या मुशर्रफ साहिबा ने तफसील से आपको बता दिया कि प्लान क्या है और क्या किया जा रहा है। अली मुमताज साहब, भाई मियां नवाज साहब के दौर में डीएपी मिलती थी 2500 की बोरी, 500 रुपए सब्सिडी मिलता था क्रॉस दी बोर्ड। आज 10,500 की डीएपी की बोरी कर दी है न्याजी साहब ने। यूरिया की बोरी 1250 से 1300 रुपए थी, आज 3000 में ब्लैक में भी नहीं मिल रही और जिनसे मिलती है वो पीटीआई के ऑफिस बेरों के डेरों से मिलती है, टाइगर फोर्स के डेरों से मिलती है। आज जिम्मेदार परेशान है। आप लिख ले अली मुमताज साहब, गंदम की फसल 25 से 35% पिछले साल की निस्बत कम पैदा होनी है क्योंकि इन्होंने माफिया ने खाद भी नहीं दी पैसों के साथ। और फिर पिछले हफ्ते 3 रुपए 20 पैसे बिजली महंगी करते हैं। जो मियां नवाज साहब जिम्मेदार को 5 रुपए 35 पैसे का यूनिट मिलता था ट्यूबवेल चलाने के लिए, आज वो 20 से 25% हो चुका है रुपए का हो चुका है। सर राना साहब, मान लिया चले फॉर अ सेकंड, बड़े जालिम लोग हैं, बड़ी जालिम हुकूमत है, बड़ी अवाम दुश्मन हुकूमत है, तो ये तहरीके अदम एतमाद ये लाने में देर क्यों कर रहे हैं? इसी हफ्ते ले आइए, ये जो हफ्ता अभी शुरू होने जा रहा है 2 रोज बाद, देर क्यों करते हैं? अवाम के अगर आप इतने ही खैर ख्वाएं तो देर क्यों कर रहे हैं आप? अली मुमताज साहब, 3 साल तो इनको चौधरी शहजाद साहब की सेहत याद नहीं आती और वादे के बावजूद चौधरी मुर्सलाई साहब को 3.5 साल आपको 14 साल नहीं याद रहे चौधरी शहजाद हुसैन साहब और पंजाब के सबसे बड़े डाकू को कहने वाले के दर पर हाजिरी देते हैं, फिर एमकेएम के दर पे हाजिरी देते हैं। आज सूबे में, पंजाब में और वफाक में वुज़रा को रिश्वत देकर वजीर भर्ती करने का बिल्कुल ओपनली जेब और मुट्ठी खोल दी गई है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि इनके कमिटेड वर्कर, ये बुज़दार तो 2013 से 2018 तक हमारे साथ था, इसने तो पीटीआई की मेंबरशिप भी नहीं ली। सर मैं आपसे कह रहा हूं मंडे को अभी 2 रोज बाद अगला हफ्ता शुरू होने जा रहा है, अगर इतने जालिम है ये ले आए तहरीके अदम एतमाद या अंगूर खट्टे हैं। गवर्नर भी हमारा लोटा, चौधरी सरवर भी हमारा लोटा छीन के ले गए और उसके बाद ये क्रैशी साहब पहले मुस्लिम लीग नून में थे, फिर पीपल्स पार्टी में, ये 23 साल की कारकर्दगी चूचू का मरबा, अली बाबा 40 चोरों का टोला। जो जुल्फी बखारी ने कहा कि ये शहजाद अकबर हमारी गलत सिलेक्शन थी और जुल्फी बखारी साहब रिंग रोड पिंडी में हजारों अरब का डाका मारने के बाद तो वो बिल्कुल बरी हैं और कमिश्नर रावलपिंडी गिरफ्तार होता है। आज इनका साइडलाइन हो गए, अब तो एडवाइजर ओवरसीज पाकिस्तानीज के तारिक साहब हैं, साइडलाइन हो गए ना सर। देखें ये आप जो चीजें गिनवा रहे हैं उसमें सवाल जेहन में यही आता है कि जब अगर कोई बंदा जिस पर सवालिया निशान आता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, वो साइडलाइन हो जाता है। आप बताएं, आपने अपने दौर में कोई बंदा साइडलाइन किया था इस तरह से अपना कोई करीबी? भाई क्यों नहीं किया? जब सानिया मॉडल टाउन का इल्जाम लगता है तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तकीर साहब ने सीट से रिजाइन किया, वजीर कानून राणा सनाउल्लाह साहब ने सीट छोड़ दी, शबाशी साहब खुद पेश होते हैं। यहां सानिया साहिवाल से लेकर यहां पर सानिया सियालकोट मोटरवे से लेकर यहां पर ये सियालकोट में जो कुछ होता है, ये मियां चन्नू में जो कुछ होता है, मैं समझता हूं कि आज की हुकूमत की नाकाम तरीन पॉलिसियां हैं अफगानिस्तान की बाउंड्री पर। ये इस हफ्ते हमारे जो 5 अफवाज पाकिस्तान के बेटे शहीद होते हैं, कहां है मिनिस्टर डिफेंस? वो मालूम जब्बे वाला, वो है वजीर डिफेंस जिसको पता ही नहीं। अच्छी बात है, आपने ये कहा कि मॉडल टाउन में जो हुआ वो एक सानिया से कम नहीं था।
आपने माना कि आपके दौरे हुकूमत में जो है वो बहुत बड़ा एक सानिया हुआ जिसमें दिन दहाड़े लोगों को गोलियां मारी गई, खवातीन को मारी गई, वो आपके दौरे हुकूमत में था। एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद लौट कर आएंगे तो कुछ जरा कराची की भी बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 से लेकर अब तक वहां पर मौजूद है और आगे भी लग रहा है कि पोजीशन उनकी ठीक है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहां पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। ज्ञानचंद साहब, आप कराची में, सिंध में आपकी हुकूमत है और कराची में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इतनी लाकानूनियत है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। 2008 से आप वहां पर हुकूमत कर रहे हैं और अब तक आप वहां पर ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक नहीं कर सके। रोजाना लोग लुटते हैं, रोजाना लोग कत्ल हो रहे हैं। आज भी समा न्यूज के सीनियर न्यूज प्रोड्यूसर अतर मतीन को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। एक डकैती की वारदात थी, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की और उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में उनका नाखून बहा। तो कब तक ये चलता रहेगा सिलसिला इस तरह से कराची का? आपसे कराची क्या नहीं मैनेज हो पा रहा? ज्ञानचंद साहब। हेलो जी ज्ञानचंद साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी आवाज आ रही है। हेलो, देखिए जी ज्ञानचंद साहब, आवाज आ रही है आपको? आ रही है तो जी जी, अगर आप तक मेरा सवाल पहुंच गया तो प्लीज जवाब दीजिएगा। से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मैडम पीटीआई से मैडम ने कहा कि जवाब नहीं दिया बिजली, पेट्रोल और गैस की महंगाई का, तो उसका जवाब मैं इमरान खान के लफ्जों में कहूंगा, जब हुक्मरान चोर नहीं होंगे तो ये सस्ते हो जाएंगे। ये जो वायदे करके आए थे वो पूरे नहीं हुए, तो जब तक हुक्मरान अच्छे नहीं आते हैं तो ये चीजें सस्ती नहीं होंगी। इसका जवाब एक ही है, कराची के हालात बहुत खराब थे, वो काफी बेहतर हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कराची के अमन अमान को पुलिस के साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज भी देख रही हैं, रेंजर्स भी वहां पे इन्वॉल्व है, लेकिन उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो हालात खराब रहे हैं। हमारा जो करप्शन में हमारा इंडेक्स बढ़ा है उसका भी इम्पैक्ट वहां पे भी है। जो हमारी जुडिशियल सिस्टम की रैंकिंग में किस नंबर पे है दुनिया के, उसका असर भी हमारे उस पे आता है। लेकिन कराची के हालात पे हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी कंसर्न है, हमारी गवर्नमेंट फुली कोशिश कर रही है। ये स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, पहले बोरीबंद लाशें मिलती थी, पहले कराची के में दहशतगर्दी होती थी, अब उससे हालात बेहतर हुए, लेकिन कुछ वक्त में स्ट्रीट क्राइम्स ने फिर उठना शुरू किया है। तो हमारी गवर्नमेंट उनको अच्छी तरह से देख रही है। तकरीबन जो भी केसेस इस किस्म के हुए हैं वहां पे जो कल्प्रिट्स हैं वो पकड़े गए हैं, जो भी इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ा गया है और उनको कोर्ट्स की तरफ सजाएं मिलेगी। अब कोर्ट्स की तरफ मामला जाएगा। हमें अफसोस है कि हमारे सहाफी जो हैं वो भी कल के एक्सट्रीम क्राइम में कत्ल हुए। तो हम कोई आइडियल पोजीशन नहीं कह रहे हैं कि कोई कराची की है। मेगा सिटीज की रैंकिंग में अगर कराची को देखेंगे तो जो क्राइम्स बाकी दुनिया में भी इस किस्म के हो रहे हैं उसमें कराची भी है, लेकिन उसकी रैंकिंग में इतना करीब नहीं होगा जितना हमारे जुडिशियल सिस्टम हमारा डाउन है। तो मैं इस मामले में भी आप फेडरल गवर्नमेंट को कसूरवार ठहराएंगे? मतलब आप समझते हैं कि आपसे ज्यादा उनका कसूर है? और हमारी पुलिस, हमारे बाकी रेंजर्स एजेंसीज कोशिश कर रही हैं कि इस किस्म के हालात ना हो। लेकिन भूख बढ़ जाएगी, जब लोगों के बच्चे घर में रोटी के लिए परेशान होंगे तो फिर क्राइम बढ़ता है, ये एक नेचुरल बात है। तो उसका असर जो है इस महंगाई का, लोगों की बेबसी का जो इम्पैक्ट है वो कराची पे भी आ रहा है और ये क्राइम उस वजह से भी बढ़ रहे हैं। लेकिन आपने ज्ञानचंद साहब को सुना है कि उनके कहने के मुताबिक जो कराची में भी वारदातें वगैरह हो रही हैं, स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, इसके पीछे वजूहात में एक भूख है, महंगाई है, बेरोजगारी है, यानी कि आपकी तरफ से जो महंगाई की गई है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से वो है। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट भी वहां पर फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज काम कर रही हैं, तो यानी कि आप भी अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो स्ट्रीट क्राइम है, उसमें कमी लाने के लिए। देखिए, हम तो सारे रोल अदा कर रहे हैं, ये तो सिर्फ कमीशन लेने के लिए वहां पे बैठे हुए हैं। कचरा उठाएं, वो नहीं उठा सकते, उठाने का कहें तो कहते हैं जी फेडरल गवर्नमेंट ने हमें कुछ नहीं दिया। उसके बाद आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट भी फेडरल गवर्नमेंट दे रही है,
اور لا اینڈ آرڈر بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کنہوں نے کنٹرول کیا ہوا. جو جہاں تک پولیسنگ ہے, پولیس چونکہ ڈائریکٹ سندھ گورنمنٹ کے انڈر ہے, تو وہاں پہ جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. سب کچھ ہم نہیں کرنا, اور انشاءاللہ ہم بہت اچھے سے کریں گے. ابھی آفٹر 18th امینڈمنٹ چونکہ انہوں نے, آپ کو پتا ہے بہت سارے سبجیکٹس ایسے ہیں جو صوبے کے ہیں, مثلا بھوک افلاس سندھ میں بالکل یہ بجا فرما رہے ہیں, باقی صوبوں سے کہیں زیادہ ہے, کیونکہ اربوں روپے کی گندم تو وہاں پہ چوہے کھا گئے, اور وہ چوہے کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے جن کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا, کیونکہ وہ نیچے سرنگے انہوں نے کر کے نا, تو وہ زرداری صاحب کے ہاؤس تک بھی کچھ چوہے شیرز دے کے آتے ہیں. آگے جہاں تک رہ گئی بات, سارا کچھ ہی ہم نے کرنا ہے, اور آگے ہم سنبھال لیں گے. سندھ کے عوام, کراچی کے عوام انشاءاللہ اس چیز کو پہچانیں گے, اور اپنا کمپیریزن باقی دونوں صوبوں کے ساتھ جہاں پہ ہماری حکومت ہے لازمن کریں گے ان کو ووٹ کرنے سے پہلے. پھر ابھی میرے بھائی جو رانا صاحب ہے نا, ان میں آج مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے مریم کا بہت ہی زیادہ اثر لے لیا ہے, یا ان میں مریم کی روح آ گئی تھی. بھائی آپ 14 سال بعد ان کے گھر تشریف لے کے گئے ہیں عیادت کرنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ یہ ہمیشہ غلط موقع پہ لڈو کھانا اور غلط بات جو خود کے اوپر سپر فٹ بیٹھتی ہے دوسرے سے ریلیٹ کرنا, کوئی ان سے سیکھے. جہاں تک رہ گئی بات عدم اعتماد کی, تو ان کا تو آپس میں عدم اعتماد نہیں ہے. چچا کا بھتیجی پہ نہیں ہے, بھتیجی کا چچا پہ نہیں ہے. جن کا گھر کے اندر آپس میں اعتماد نہ, انہوں نے ہمارے اوپر عدم اعتماد لے کے آنا ہے. اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز, ابھی انہوں نے اپنی باتوں سے یہ ثابت کیا کہ ان کے لوگ ہمیں چھوڑ کے آئے. کوئی ہمارا بندہ بھی پلیز بتا دیں جو ایم این اے ایم پی اے ہو جو ہمیں چھوڑ کے ان کے پاس گیا ہو. چودھری سرور بھی بقول ان کے ادھر سے ہی آیا, ایک ریالٹی ہے. اور بزدار صاحب بھی پہلے کسی زمانے میں تھے, ریالٹی ہے. اور آپ کہتے ہو کہ اس سچویشن میں جب آپ کے پاس گھر میں اتفاق نہیں اور آپ ہمارے خلاف عدم اعتماد لے کے آئیں گے, تو جب آئے گی تب دیکھا جائے گا. بڑھ کے مارنا کوئی آپ کی جماعت سے سیکھے, جدو میاں آئے گا لگ پتا جائے گا. اور آیا ایک لیٹر پہ جس میں وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا سنڈروم ہے جو عورتوں میں پایا جاتا ہے, میرا دل ٹوٹا ہوا, میں جذباتی ہوں. تو بڑک لگانے سے پہلے میاں میں بس یہ ایک سوال ذرا مسرت صاحبہ, مجھے پروگرام کو کلوز کرنا, ایک سوال میں ذرا رانا صاحب سے پوچھ لوں. رانا صاحب بتائیں مسرت صاحبہ کو کہ یہ جو بل گیٹس بھی پاکستان آئے ہیں, یہ نواز شریف صاحب کی کوششوں کے نتیجے میں آئے ہیں؟ نہیں, بل گیٹ سے میں کب کہہ رہا ہوں, لیکن یہ ڈالر جو نواز شریف صاحب کی کوششوں کے نتیجے میں آئے ہیں نا, یہ 182 پہ عمران نیازی لے کے آئے ہیں. ڈالر اسٹاک ایکسچینج 54,000 انڈیکس آج 38 اور 42 پہ ہے, اور اسٹاک ایکسچینج کے اثاثے جو 100 ارب کے تھے 50 ارب پر نیازی صاحب لے کے آئے ہیں. یہ تو بات اس طرح پوری رات چلتی رہے گی. رانا صاحب مجھے پروگرام کو ختم کرنے, بس وہ بل گیٹس والی بات میں آپ سے سننا چاہ رہا تھا کہ وہ نواز شریف صاحب کے کہنے پر آئے ہیں نہیں آئے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. رانا صاحب آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے پارٹیسپیٹ کیا. گیان چاند صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. مسرت صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.